क्योंकि बिना बांटे ये राज नहीं कर सकते। दिल्ली में साफ सफाई रखने वाले, नागरिक सुविधाएं देने वाले जो लोग हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है। ना आप सुरक्षित हो ना मैं सुरक्षित हूँ। उन्हें कहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स। ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं इनको आप वेतन क्यों नहीं दे रहे भाई? मैं तो दावे के साथ कहता हूँ मोदी बाहर सड़क पे निकले बिना सिक्योरिटी के साथ और बता दे कि वो सुरक्षित है। इन्हें मोहब्बत से नफरत है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अख्तर साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है हबीब भाई आपका हिंद वॉइस में। हबीब भाई एक आपसे पूछना चाहिए, अपने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट तो सीनियर हैं ही, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नैरेटिव बन रहा है अजीब सा जो देश के लिए ख़तरनाक है। एक चीज़ अफवाह फैलाई जाती है और आजकल अफवाह फैलाने का तरीका हो गया कोर्ट के ज़रिए। वो कोई ऐसा केस कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट भी हो गया, कोर्ट को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोर्ट को भी इस्तेमाल, कोई ऐसा मसला ले जाया जाता है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक मसला ले जाया गया कि हलाल करने से, यानी जो हलाल गोश्त होता है तो उससे जानवर को कष्ट होता है, लिहाजा क्रूअल्टी ऑफ एनिमल जो धारा है उसके तहत इसको बंद होना चाहिए। झटका नहीं लिया उसमें, क्योंकि उनका कहना था झटका एक उस बार में होता है और वो धीरे धीरे वो उसको तड़प के मरता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और जो उसका कोर्ट में ले जाने वाले थे वो भी आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आप तो देखते रहे, आप एक यहाँ पे सांसद हुआ करते थे शेर सिंह प्रेम, पूर्वी दिल्ली से ही थे और बीजेपी से रहे हैं, और फिर वो सिख भी हो गए थे, ये सब हुआ उनके साथ। उनने एक पार्टी बनाई थी अखंड भारत के नाम से, अखंड भारत पार्टी, उसके ज़रिए वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने कह दिया कि ये एक बेहुदा रिट है, लफ्ज़ वही इस्तेमाल किया कि मिस्चीवियस, और इस पर कोई कोर्ट ही नहीं कहेगा किसको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से काट के खाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या है हबीब साहब, आपने जर्नलिज्म देखते हैं कि ये चीज़ बार बार डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई तो लोअर कोर्ट में डाल दी जाएगी किसी जगह से, तो अखबारों में। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे अखबारों को लेते हैं, उनको पकड़ते हैं कि उनके ज़रिए वहाँ मुझे खबर जाती है कि जिसके ज़रिए एक जो डिवीज़न है समुदायों में वो पैदा करने की साजिश होती है, और ये आरएसएस के ज़रिए ही होती है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, ये इनका एजेंडा है और मूल एजेंडा है, क्योंकि बिना बांटे ये राज नहीं कर सकते। अच्छा, बांटने में क्या है, एक शख्स अपने आप को डरा हुआ महसूस करेगा और एक शख्स अपने आप को शक्तिशाली और ताकतवर मान के उसके खिलाफ काम करेगा। तो समाज में भय का, शंका का, आशंका का अगर माहौल होगा तो इन तत्वों को, समाज विरोधी तत्वों को, आरएसएस के भक्तों को काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये मतलब ये देश, ये राजनेता अभी तक आरएसएस को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। वो आरएसएस वो चीज़ है जो समाज के छोटे से छोटे स्तर पर मतभेद, टकराव, लड़ाई, वैमनस्य, नफरत बनाने का काम कर रहा है। मतलब वो पड़ोसी की लड़ाई करवा रहा है।
और बड़े स्तर पर उसको लगता ये है कि मुसलमान और इस्लाम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं ये बात बहुत खुल के कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर बराबरी है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और पूजा स्थलों से लेकर किसी भी मजलिस में, किसी भी स्थान पर सबको बराबरी है। मस्जिद में वो एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर, पांव से पांव जोड़कर। उन्हें ये एकता, क्योंकि इनके पास धार्मिक दर्शन नहीं है, पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में ये मिलकर इस्लाम, मुसलमान, उसके तौर तरीके के खिलाफ झूठा जहर फैला रहे हैं। ये बात हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रही है, पूरे हिंदुस्तान को नहीं समझ में आ रही है। ये देश विरोधी शक्तियां हैं, इनको कतई मंजूर नहीं अंतरधार्मिक विवाह हो, अंतरजातीय विवाह हो, अंतरदेशीय विवाह हो, अंतरराष्ट्रीय विवाह हो, इन्हें मंजूर नहीं है। इन्हें मोहब्बत से नफरत है। मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, एक बहुत सीनियर आरएसएस के व्यक्ति से मेरा घरेलू रिश्ता रहा, लेकिन क्योंकि वो उनकी बेसिक ट्रेनिंग आरएसएस थी, इसलिए उनके अंदर जो, मतलब वो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मुसलमान एज ए होल, इस्लाम एज ए होल, उनके मन में नफरत रहती थी। मतलब मुझे बरतने के बाद, मुसलमानों को बरतने के बाद, मुसलमानों के साथ खान पीन के बावजूद उनके अंदर वो नफरतें थीं। किसी मुकाम पर मैं आज कहना चाहता हूँ, क्योंकि देश उस हालत में पहुँच गया। उन्होंने एक बार ऐसे ही बातचीत हो रही थी और वो चाहते थे कि मुझ जैसे लोग या मैं उनकी रैंक एंड फाइल में शामिल हो जाऊं, उनकी राजनीति में शामिल हो जाऊं। बहुत कोशिशें की गई, मैं नहीं गया। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि हबीब, आपको मालूम है भागलपुर जो राइट हुए थे, उस दंगे के दौरान हमारे लोगों ने सिल पर छोटे बच्चे को रखकर बट्टे से उसके सिर कुचले हैं। यानी उन्होंने मुझको डराने की कोशिश की, मुझे धमकाने की कोशिश की, मोहब्बत के बावजूद। यानी उनको एक समाज, शांतिमय समाज, ईमानदार समाज, चैन से जीने वाला समाज, पड़ोस का ध्यान रखने वाला समाज, गरीबों का ध्यान रखने वाला समाज, सदका देने वाला समाज, फितरा देने वाला समाज, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला समाज, सहमति से विवाह करने वाला समाज, यानी निकाह करने वाला समाज, और गवाह रख के तलाक देने वाला समाज, दहेज विरोधी समाज, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इनको पसंद होता तो ये इसके खिलाफ कुछ करते। किसी को कहीं नहीं दिखता कि ये इसके खिलाफ कहीं पर है। मुसलमान, हालांकि इस सोसाइटी के अंदर वो भी भ्रष्ट हुआ है, वो भी खराब हुआ है। इस सोसाइटी क्या
सब जगह पर अपने समाज के अनुसार उसके अंदर भी बदलाव आया है, उसके अंदर भी खामियां डेवलप हुई हैं। लेकिन ये बावजूद इसके एक बड़ा तबका बहुत ईमानदारी के साथ रोज़ा, नमाज, ज़कात, फितरा और अपनी सारी जो इस्लामिक तौर तरीके हैं उसका पालन करते हुए रह रहा है। ये इनको चुभता है, वो उफ नहीं करता, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी से नफरत करता है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलता है। उसे भ्रष्टाचार को हराम कहा गया है। इनके पास हराम कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हलाल और हराम होता है। इनको हमारा यानी इस्लाम का, मुसलमान का हलाल भी नापसंद है। इनको मालूम है, हाँ मालूम है। आप जो दही खाते हैं उसमें लाखों कीड़े होते हैं। आप गूलर जो खाते हैं उसमें सैकड़ों कीड़े होते हैं, मक्खियां होती हैं। जहां तक जीव की बात है, जीवन पेड़ पौधों में है, जीवन पत्थरों में है, जीवन सब जगह है। जीवन पूरी धरती पर सतत है, कहीं पर मध्यम है, कहीं तेज है, कहीं बहुत धीमा है, कहीं न दिखने वाला है, लेकिन जीवन सब जगह मौजूद है। ये किस जीवन की रक्षा की बात करते हैं? इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं कि कोरोना आया, कोरोना से लोग भूख से मर रहे हैं। आपको मालूम है कि हर जिस घर के अंदर सब रोजगार से थे उसमें आधे लोग बेरोजगार हो गए हैं, आधा समाज बेरोजगार हो गया है। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे कुछ चंद हाथों के अंदर सिमटे हुए हैं, वही खरीदारी कर रहे हैं, वही व्यापार कर रहे हैं। आत्महत्याएं जो हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हमें तो अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए कहते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास स्कूल बच्चा जो जाता है उसके लिए भरने के लिए फीस नहीं है, नया कपड़ा दिलाने के लिए नहीं है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो उनका बच्चा पढ़ नहीं सकता। वेबिनार की बात कर रहे हैं, वेब स्टडी की बात कर रहे हैं, इनको ये सब कुछ सूझता नहीं। ये कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं दलाल लोग? पहले अंग्रेज़ों से मिले हुए थे ये, आज भी उन लोगों से मिले हुए हैं, उन्हीं के ही साथते हैं ये। मतलब अपना कुछ नहीं बनाना, स्वदेशी का नाम लेना है। और वो अरबों रुपए के प्लेन पर इनका कैडर, हमारा प्रधानमंत्री घूमेगा। अरे हमारे बच्चों के पास पाँव में चप्पल नहीं है, कहता था ये हवाई चप्पल वाला प्लेन में जाए। हवाई चप्पल वाले की हवाई चप्पल टूट गई है, घिस गई है, हवा निकल गई है। दिखता नहीं क्या? इसने, प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने, इनके कैडर ने, प्रचारक ने क्या किया? कई करोड़ लोग शहरों को छोड़कर अपने गांव बेबसी में चले गए और सैकड़ों मर गए रास्ते के अंदर। ये नहीं पूछते। मैं ये बात कहना चाहता हूँ पूरे समाज के साथ, मुस्लिम समुदाय के जहाँ जहाँ गांव कस्बे थे वहाँ से ये लोग जो भी थे गुजर रहे थे, शहरों के मजदूर, उनसे जो बन पड़ा उनकी उस तरह की इन्होंने मदद की। प्राइम मिनिस्टर के पास ज़रा सा वक्त नहीं कि जाकर उसकी कुशल क्षेम लेता, उससे पूछता। चीफ मिनिस्टर के पास कोई नहीं वक्त ऐसे लोगों के लिए। ये लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता
कि हम इस बात को समझते क्यों नहीं, समझ क्यों नहीं पा रहे। ये बेईमानी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अभी भाई मैं बीच में बात काटता हूँ, अभी ये हालत देश को ले किस तरफ जाएगी? अराजकता की तरफ लगातार लेके जा रहे हैं। ना आप सुरक्षित हो, ना मैं सुरक्षित हूँ। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ मोदी बाहर सड़क पे निकले बिना सिक्योरिटी के साथ और बता दे कि वो सुरक्षित है। राह चलते चलती सड़क में रात को रोशनी में मुझ जैसे व्यक्ति का मेरे मोहल्ले में फ़ोन छीन के लोग ले जाते हैं। पुलिस को मैं कंप्लेन करता हूँ। मुझ जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं, अपना फ़ोन दे रहे हैं, उसका नंबर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एक फ़ोन मिल के नहीं देता किसी का। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन काम ही नहीं कर रहा है। सच तो ये है, ये इतने घटिया लोग हैं। सॉरी, बहुत अपशब्द निकलने को हो रहे हैं मेरे मुंह से गुस्से में कि इन्हें देखिए ये कैसे लोग हैं। दिल्ली के अंदर 4 महीने से दिल्ली में साफ सफाई रखने वाले, नागरिक सुविधाएं देने वाले जो लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। निष्ठुर, बेईमान, असंवेदनशील ये लोग हैं। दे ही नहीं रही है, उन्हें वेतन नहीं दे रहे। उन्हें कहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स। ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं, इनको आप वेतन क्यों नहीं दे रहे भाई? अरे कहीं से भी दो, देना चाहिए ना, तुम देते क्यों नहीं? जी जी, ये कौन लोग हैं? उनकी ज़रूरत है उनकी। हाँ, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, उधार, कर्ज, सुसाइड बढ़ गए। हाँ, सुसाइड बढ़ गए, हाल खराब है। ये कैसा सिस्टम है? मतलब इस प्राइम मिनिस्टर को ये दिल्ली नहीं दिखाई देती, इस एलजी को दिल्ली नहीं दिखाई देती। जरा से में केजरीवाल और एलजी आपस में लड़ेंगे। हाँ, कि ये तेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार है। अधिकारियों को लड़ाई दिखाएगा। तुम लोगों को 1-1.5 लाख ये वर्कर एमसीडी के नहीं दिखाई दे रहे हैं? मेरा कहना है कि समाज की इनको कोई चिंता नहीं है। ये झूठे मुद्दे समाज में खड़े करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये इस बार नहीं बचेंगे। अगर ये अब बच गए तो ये देश नहीं बचेगा। बहुत 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 शुक्रिया हबीब भाई आपका। ये तजुर्बा एक पत्रकार का है जो सीनियर है, आज समाज जैसे अखबार का एडिटर है, उसका एक तजुर्बा है ये। और उन्होंने जो बताया कि कितने हकीकत से नज़दीक है वो लोग, आप लोग खुद महसूस करें इस चीज़ को। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, शुक्रिया के साथ हबीब भाई का। अगले अंक में फिर हबीब अख्तर साहब के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।